नाइन्थ साइंस अध्याय 1 लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें आज हम पंचतत्व पदार्थ की अवस्थाएं, कुछ प्रमुख राशियां और उनके एसआई मात्रक आदि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें हम पंचतत्वों की, तो ये प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है हमारे पंचतत्वों के बारे में। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये हमारे पंचतत्व हैं। आप देखें सब आसपास हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे जाते हैं। आग, पानी, हवा और पृथ्वी और उसके साथ आकाश, तो ये हैं पंचतत्व। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर इन पंचतत्वों से मिलकर बना है, ऐसा बताते हैं। और साथ ही पदार्थ की अवस्थाओं पर बात करें तो आपने सुना होगा कि ठोस, द्रव और गैस तो पदार्थ की अवस्थाएं होती ही हैं। साथ में वैज्ञानिक 5 अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। इनमें ठोस, द्रव और गैस के साथ एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा। जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है या नियॉन बल्ब होता है, उसमें प्लाज्मा होता है। और ये कण जो है आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। तो प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। और साथ में ये 5वीं अवस्था के रूप में वैज्ञानिक कहते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ गणना के साथ में इसके बारे में कुछ कहा था और आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी की थी। तो इस 5वीं अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। और कार्नोल, कैट्रले और वेमेन को इसमें नोबेल पुरस्कार भी इसमें प्राप्त हुआ था। उन्होंने 5वीं अवस्था के बारे में ठोस जानकारी प्रदान की थी। तो इस तरीके से पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं वैज्ञानिक मूल रूप से मानते हैं। अब हम बात करेंगे कि चूंकि ठोस, द्रव और गैस पर हम एक पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं इनके अंतर पर, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर जानकारी या बातचीत करना आवश्यक है। जैसे आप अगर बात करें, प्रथम बिंदु जो हम लेंगे तो वो है कणों में आकर्षण बल। तो जो ठोस हैं उनके कणों में, द्रव और गैस के कणों में जो आकर्षण बल है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ठोसों में कणों के बीच सर्वाधिक आकर्षण बल होता है और गैसों में आकर्षण बल क्या होता है, न्यूनतम होता है। और द्रव जो होता है उसमें मध्यवर्ती आकर्षण बल है, मतलब उनके कणों के बीच में जो आकर्षण है द्रवों के, वो ठोसों से कम है परंतु गैसों से ज़्यादा है। और अब यहाँ अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मान लीजिए आपके पास पानी, चीनी और ऑक्सीजन है ना, जल, चीनी और ऑक्सीजन है, तो किसके कणों के बीच में आकर्षण सबसे ज़्यादा है, किसके बीच में कम है और किसके बीच में मध्यवर्ती है? बताइए। जल, चीनी और ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो उनके कणों के बीच आकर्षण क्या होगा, न्यूनतम होगा। चीनी ठोस है तो उसके बीच आकर्षण क्या होगा, उसके कणों के बीच सर्वाधिक होगा। और जल जो है वो द्रव है तो मध्यवर्ती आकर्षण होगा जल के कणों के बीच में। तो इस तरीके से ये आकर्षण बल को हम समझ सकते हैं। दूसरा, कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा में ये बिल्कुल विपरीत बात हो जाती है, क्योंकि ठोसों के बीच आपने देखा होगा सॉलिड जो है होते हैं, ठोस जो होते हैं, उनके कणों के बीच में बहुत कम, मतलब न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, इसलिए, और उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, उनके कणों की न्यूनतम होती है। गैसों के अणुओं के बीच में काफ़ी सारा रिक्त स्थान होता है, सर्वाधिक, उनके कणों की गतिज ऊर्जा भी सर्वाधिक होती है। द्रव इस मामले में भी क्या है, मध्यवर्ती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप अगर दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाकर आप क्या करते हैं, कणों को पास पास लाते हैं, ठीक है। दाब जब आप बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कण क्या होंगे, पास पास आएंगे, ठीक है। या अगर टेम्परेचर भी घटाएंगे तो भी कण पास आ जाएंगे, ताप घटाने पर भी कण पास में आते हैं। तो ऐसा करने से जब कण पास में आते जाते तो हम क्या करते हैं, गैस को किस में बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं। तो क्योंकि ये गैसों के कणों के बीच तो रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है, अगर आपने दाब बढ़ाया तो ये कण पास पास आएंगे, तो फिर हम गैस को किस में बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि दाब बढ़ाकर गैसों को किस में बदला जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है। इसके बारे में भी और चर्चा हम आगे करेंगे।
कणों की जो व्यवस्था होती है उसके बारे में अगर बात करें तो ठोसों के कण जो है अत्यधिक क्रमित होते हैं और द्रवों के कण अपेक्षाकृत उनकी परतें जो होती हैं वो एक दूसरे पर फिसल सकती है। लेकिन गैसों में कोई क्रम नहीं होता। गैस के अणु जो है वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और जिस बर्तन में भी वो होंगे उसकी दीवार पर दाब आरोपित करते हैं। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात हम जानना चाहेंगे वो है विसरण। विसरण जो होता है वो होता है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में स्वतः ही मिल जाना। दो अलग अलग पदार्थ के कण हैं और अगर वो आपस में स्वतः ही मिल जाए तो उसे विसरण कहते हैं। अभी आप समझिए, इसकी एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, तब उसका कारण क्या है। तो ये विसरण से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या होगा कि जब इत्र के जो कण हैं वो वायु में मिल जाते हैं तो इसको विसरण कहेंगे। विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण है। तो इत्र के कण वायु में स्वतः रूप से मिल गए तो ये विसरण हो गया। अब गैसों में कणों की गति तेज भी होती है और रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है। हमने भी पढ़ा कि कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, तो ये विसरण क्या होता है, तेज होता है और गंध क्या होगी, दूर तक जाएगी। ऐसा भी हम कह सकते हैं, पके हुए खाने में भी ऐसा हम बोल सकते हैं कि पके हुए खाने की महक भी क्या होती है, दूर तक इसी कारण से चली जाती है। फिर अभी हमने बात की थी कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो कणों के बीच रिक्त स्थान है वो गैसों में सर्वाधिक है और द्रवों में मध्यवर्ती है। मतलब गैसों पर अगर आपने दाब बढ़ाया तो कणों को पास पास लाकर उनको द्रव में बदला जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के रूप में हम जो हमारा एलपीजी है ना, मतलब गैसों की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, संपीड़ितता ज़्यादा होती है। तो उनको आप क्या करते हैं कि जो बड़ा हुआ आयतन होता है तो वो दाब बढ़ाकर उसके आयतन को कम करके सिलेंडर में हम क्या करते हैं, उसको भर लेते हैं। तो एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसी तरीके से जो ये एलपीजी का उपयोग तो खाना बनाने में होता है और ईंधनों में, ईंधन के रूप में वाहन का जो ईंधन है ना, ये खाना बनाने में आता है और ये वाहनों में, तो वाहनों में हम सीएनजी का यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये दो नाम भी आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गैसों के इसी गुण से कि गैसों को दाब बढ़ाकर द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब गैसों में संपीड़ितता क्या होती है, ठोस और द्रवों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है, तो आप दाब बढ़ाकर उनको द्रव में बदलते हैं। तो ये आप इस तरीके से एलपीजी और सीएनजी, इनके नाम आप याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे कि जो कुछ प्रमुख राशियां और उनके जो एसआई मात्रक हैं उन पर अगर हम चर्चा करें तो मूल राशियों पर बात करें। सबसे पहले तो जो मूल राशियां हैं वो 7 हैं हमारी। उनमें सबसे पहले है लंबाई। लंबाई का मात्रक है मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर। और संकेत एम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी। फिर समय मात्रक सेकंड और संकेत एस। फिर है तापमान जिसका मात्रक केल्विन होता है और इसका संकेत कैपिटल के, जिसको हम लिखते हैं। और उसके बाद में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कैपिटल है। ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी और पदार्थ की मात्रा मोल, एमओएल। ये निश्चित रूप से 7 जो मूल राशियां हैं उनके एसआई मात्रक है, वो हमें अच्छी तरीके से याद करना चाहिए। और 2 पूरक मात्रक भी हैं, कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। ये भी याद कर लेना चाहिए कि कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में हम मापते हैं। लेकिन ये मूल राशियां, उनके एसआई मात्रक मापे जाना जरूरी है। 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रमुख राशियां और उनके एसआई मात्रक भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे भार है तो इसका न्यूटन होता है ना। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब होगा या घन मीटर हो जाता है। उसके बाद हम याद रखें कि घनत्व जो है वो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और आयतन का हो जाएगा घन मीटर। देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम केजी और आयतन का 1 घन मीटर, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर या किग्रा। ये देखिए केजी के बाद में यहाँ से मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। और कुछ आप याद रखना चाहें तो दाब का पास्कल है ना, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। शक्ति का आप याद रख सकते हैं वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है और शक्ति का हमने कहा वाट होता है और एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तो इस तरह की कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद। क्लास 9th साइंस में और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी हम देखेंगे ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की तुलना। और ये मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा
ताकि बाद में हमें इसको याद रखने में, बिंदु याद रखने में सुविधा हो जाए। हालांकि ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की तुलना बहुत आसान है और बहुत सरल बिंदुओं पर ये तुलना हम कर सकते हैं, और हमारे दैनिक जीवन में भी ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। परंतु फिर भी बिंदु अगर याद रखना हो तो मैं इस पर आपको ट्रिक बता दूंगा, और ट्रिक से आप इनको भी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम सामान्य रूप से इसको समझ लेते हैं थोड़ा, और इन अंतरों को देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक पर भी ले आऊँगा। तो सबसे पहले जो बिंदु हमारा बनेगा वो बनेगा आकार, कि ठोस, द्रव और गैस का आकार किस तरह का होता है। तो ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, जबकि जो द्रव होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे बर्तन में हम उसको रखते हैं वो उस आकार का हो जाता है, और साथ ही गैसों का आकार भी निश्चित नहीं होता। तो द्रव और गैस के आकार निश्चित नहीं होते और ठोस का एक निश्चित आकार होता है। दूसरा हमारा बिंदु बन सकता है दृढ़ता या रिजिडिटी। दृढ़ता या रिजिडिटी में हम जानते हैं कि ठोस कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं, है ना। लेकिन द्रव और गैस कैसे होते हैं, वो दृढ़ नहीं होते, वो रिजिड नहीं होते। वो सिंपल पॉइंट है। फिर उसके बाद में बहने का गुण, फ्लोइंग का जो गुण है, तो हमें पता है कि जो द्रव है उनमें बहने का गुण, ठोस जो है उनमें बहने का गुण नहीं होता है। ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है, लेकिन जो द्रव है उनमें बहने का गुण होता है, और गैसों में भी बहने का गुण होता है। तो लिक्विड और जो गैस है वो उनमें बहने का गुण होता है, और जो ठोस है उनमें बहने का गुण नहीं होता है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु और हो सकता है संपीडितता या कंप्रेसिबिलिटी, या कंप्रेशन का जो गुण है। तो हम जानते हैं कि सामान्य रूप से आप ठोसों को कंप्रेस नहीं कर सकते, उनमें संपीडितता का गुण नहीं होता है। और द्रवों को आप बहुत थोड़ा, मतलब नगण्य के बराबर संपीडितता का गुण उनमें होता है, परंतु गैसों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहुत अधिक मात्रा में संपीडितता का गुण पाया जाता है। तो ये हमारे 4 बिंदु हुए, आकार, दृढ़ता, बहने का गुण और संपीडितता। इनके आधार पर हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर कर सकते हैं। अगर आपको ये बिंदु याद नहीं रहते हैं कि आकार भी ले लिया, फिर दृढ़ता, फिर बहना और फिर संपीडितता, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप दे सकते हैं कि आका की दृढ़ बहने हैं, संपी डंपी। तो ये आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, आका की दृढ़ बहने हैं, संपी डंपी। मतलब आका की जो बिल्कुल रिजिड बहने हैं, संपी और डंपी। तो आका की दृढ़ बहने हैं, संपी और डंपी। तो आका से बन जाएगा आकार, दृढ़ से बन जाएगा दृढ़ता, बहने से बन जाएगा बहने का गुण, और संपी और डंपी से बन जाएगा संपीडितता का गुण। तो इस तरीके से आप आका से आकार, दृढ़ से दृढ़ता, बहने से बहना, फ्लोइंग, और संपी और डंपी से संपीडितता का गुण आप ले सकते हैं। फिर आप अगर इसको याद रखना चाहें कि सर ये तो हमने कर लिया, लेकिन अगर हम कभी ये पॉइंट्स में भी कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो उसको चेक करने के लिए क्या करें। वैसे तो अब ये पॉइंट्स अगर याद हो जाते हैं तो हमें ये पॉइंट तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, पर चेक करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ कि ठोस के अंदर जो है, ये जो शुरू के 2 पॉइंट है जिसमें हम कह रहे हैं आकार की दृढ़, तो ये आकार और जो दृढ़ता है, तो ठोस में आप इन दोनों बिंदुओं में राइट का निशान लगा दीजिएगा, यहाँ और यहाँ। मतलब ठोसों का निश्चित आकार होता है और ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। और लास्ट के जो 2 गुण है, बहने का गुण और संपीडितता का गुण, इसमें आप लगा दीजिएगा क्रॉस का निशान कि ठोसों में यह गुण पाए नहीं जाते हैं। अगर एक बार आपने ऐसा कर दिया तो अब आप देखिए आपके लिए बहुत आसान हो गया। जो निशान यहाँ लगाए उससे विपरीत निशान दोनों जगह लगा देना। जो भी निशान लगाए, यहाँ राइट लगाए तो यहाँ दोनों क्रॉस कर देना, यहाँ राइट लगाए दोनों क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ क्रॉस लगाए तो दोनों राइट कर दीजिए, यहाँ क्रॉस लगाए तो दोनों राइट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये ठोस, द्रव और गैस के जो तुलना या विशेषताएं हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। ये आपकी ठोसों की विशेषताएं हो गई, ये द्रवों की विशेषताएं हो गई, गैसों की विशेषताएं हो गई, और ये उनकी तुलना भी हो गई। और मैंने आपको बहुत सिंपली बता दिया कि यहाँ 2 राइट और यहाँ 2 रॉन्ग लगा दीजिएगा, और उससे विपरीत यहाँ लगे। जैसे यहाँ राइट है तो यहाँ क्रॉस क्रॉस, राइट क्रॉस क्रॉस, क्रॉस राइट राइट, क्रॉस राइट राइट। मतलब इन दोनों के ये जो बिंदुओं पर गुण है ये समान है, इसलिए इससे विपरीत है। तो पहले ये लिख लीजिए और फिर उसके बाद में इसके विपरीत यहाँ आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से भी ठोस, द्रव और गैसों में अंतर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है। जैसे ठोस पदार्थ पिघल गया और ये
द्रव जो है ये वाष्प में बदल गया। मतलब ठोस को ऊष्मा मिली और ये पिघला, और द्रव को ऊष्मा मिली तो ये वाष्प में बदल गया। ये तो हमें दिखाई दे रहा है। तो फिर ये गलनांक जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और क्वथनांक जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ये क्या है? वास्तव में मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक तापमान है, टेम्परेचर है। अब ये कौन सा टेम्परेचर है? तो जो गलनांक होता है वो ऐसा टेम्परेचर या तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर या जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर क्या बनता है? द्रव बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब मेल्ट होना मतलब पिघलना। तो वो ठोस पिघलकर क्या बनता है? द्रव बनता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और फिर क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिसमें द्रव क्या होने लगे? उबलने लगे। तो हम कहेंगे कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है, बॉईल होने लगता है, उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए, मेल्ट मतलब पिघलना, तो ठोस पिघलकर जब द्रव बन जाता है जिस टेम्परेचर पर, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। और वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव बॉईल होने लगे, उबलने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। तो ये है हमारा गलनांक और क्वथनांक में पहला अंतर। अब गलनांक किसका होता होगा? डेफिनेटली गलनांक जो है वो ठोसों का होता होगा। और क्वथनांक किसका होता होगा? तो क्वथनांक किसका होता होगा? क्वथनांक द्रवों का होता होगा। तो ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। तो ये तो बहुत ही आसान बात है, क्योंकि हम यहाँ ठोस की बात करेंगे। ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्ट मतलब पिघलना, तो उसे गलनांक कहते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वह तापमान जिस पर कोई द्रव बॉईल होने लगे, बॉइलिंग पॉइंट है ना, द्रव उबलने लगे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, है ना। तो ये किसका होगा? द्रवों का होगा, क्योंकि यहाँ बात द्रवों की हो रही है। तो क्वथनांक किसका होता है? द्रवों का होता है। और गलनांक किसका होता है? ठोसों का होता है। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जैसे यहां हम देखें तो हम देखते हैं कि ठोस को क्या होता है? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिलती है, और ठोस किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। ठीक है ना भाई। ठोस को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किस रूप में मिलती है? हीट करते हैं। तो ठोस को जब आप हीट करते हैं, है ना, गर्म करते हैं, तो हीट के रूप में या ऊष्मा के रूप में उसको एनर्जी देते हैं, तो वो किस में बदलता है? द्रव में। और द्रव को फिर अगर आप हीट के रूप में एनर्जी देंगे या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। अरे भाई, आप जो है अगर बर्फ को बाहर खुला छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो क्या करेगा? वो पिघल जाएगा। मतलब उसने क्या किया? ऊष्मा ले ली, है ना। ऊष्मा ली, किस रूप में ली? एनर्जी के रूप में, एनर्जी किस रूप में ली? हीट के रूप में, और ले ली, और वो पिघल गया। तो वो किस रूप में आ गया? द्रव रूप में। और अगर आप उसको और एनर्जी दे दें, है ना, तो उसको आप गर्म करने लगे, तो क्या होगा? वो गैस रूप में बदलने लग जाएगा, वो वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। तो ये सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि ठोस को अगर आपने ऊष्मा दी तो वो द्रव में बदल रहा है, और द्रव को ऊष्मा दी तो आप वो गैस में बदल रहा है। मतलब ठोस को एनर्जी देने पर द्रव बन रहा है, और द्रव को एनर्जी देने पर गैस बन रहा है। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, हमें इससे समझना होगा कि जो गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसका सामर्थ्य कितना है। ये कौन बताता है? गलनांक बताता है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य कितना है। मतलब उसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए कितनी एनर्जी आपको देना पड़ेगी, कितनी ऊर्जा आपको देना पड़ेगी। जितना ज़्यादा आकर्षण बल का सामर्थ्य होगा, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगी। तो ठोस किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। तो गलनांक क्या बताता है? गलनांक बताता है ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को। और क्वथनांक क्या बताएगा? क्वथनांक बताएगा, देखिए, ठोस की जगह आप लिख दीजिएगा द्रव, तो द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताएगा। तो देखिए क्या चेंज आया है, यहाँ ठोस की जगह क्या लिखा है? द्रव। यहाँ भी ठोसों की जगह क्या लिखा है? द्रवों। ठीक है ना।
तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि गलनांक जो है वो ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है, और क्वथनांक द्रव पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है कि ये द्रव के जो कण हैं इनके आकर्षण बल का सामर्थ्य कितना है, मतलब उसको कितनी हीट देना पड़ेगी कि वो द्रव से किस रूप में बदलेगा, गैस रूप में बदलेगा या वाष्प रूप में बदलेगा। तो इस तरीके से ये गलनांक और क्वथनांक का अंतर हम समझ सकते हैं कि गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बनता है, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वह जिसमें द्रव उबलने लगता है, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। डेफिनेटली ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। और गलनांक क्या बताता है? ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है, वहीं क्वथनांक जो है वो द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है। धन्यवाद। आज हम गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट पर चर्चा करेंगे। क्या होती है गुप्त ऊष्मा? नाम से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जो छुपी हुई ऊष्मा होगी वही गुप्त ऊष्मा होगी। बिल्कुल सही है, छुपी हुई ऊष्मा। अब कैसे? कि देखिए यहां पर ये एक ग्राफ है, हालांकि ये पैमाने के अनुसार नहीं है, पर फिर भी इस ग्राफ से मैं आपको कुछ बताता हूं, फिर अपन गुप्त ऊष्मा की परिभाषा पर आएंगे। जैसे यहां देख लीजिए ये ताप है और ये ऊष्मा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये ताप और ऊष्मा का एक ग्राफ मैंने यहां पर आपके सम्मुख रखा है। इसको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि सपोज आपके पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोई कुछ बर्फ की मात्रा है, ठीक है। अब आपने उसको गर्म किया। तो जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आप क्या कर रहे हैं? उसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो देखिए आपने गर्म करने पर उसको ऊष्मा दी, और ऊष्मा देने से उसका ताप बढ़ा, और ताप बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आपने क्या किया? आपके पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ बर्फ है, आपने उसको गर्म किया। क्या होगा? ताप बढ़ेगा और बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? ये तो बर्फ का गलनांक है, ठीक है ना। तो यहां ये आप इसको कहेंगे जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, ठीक है। अब आप और गर्म करो इसको। आप और गर्म करेंगे तो क्या होगा? और गर्म करने पर क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, ठीक है। ये बर्फ पिघलना शुरू हुई, आपने और गर्म किया। देखिए ये आपका ये ऊष्मा आप देते जा रहे हैं, मतलब आप उसको और गर्म कर रहे हैं। तो बर्फ ने पिघलना शुरू किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस ग्राफ में यहां देखिए स्ट्रेट लाइन है, मतलब बर्फ पिघल रही है, पानी बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। टेम्परेचर नहीं, ताप नहीं बढ़ रहा है। ऊष्मा देते जा रहे हैं, बर्फ पिघलती जा रही है, पर ताप नहीं बढ़ रहा है। ताप वही का वही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां इस जगह तक जब तक कि सारा बर्फ पानी में नहीं बदल जाए तब तक ताप नहीं बढ़ता, चाहे आप ऊष्मा देते रहें, ठीक है। जैसे ही सारा बर्फ पानी में बदलता है कि अब आपके द्वारा जो दी गई ऊष्मा है उससे क्या होता है? उस दी गई ऊष्मा से ताप बढ़ना क्या होता है? शुरू हो जाता है। इस तरीके से ताप का बढ़ना क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें आपने देखा कि बर्फ पिघली, ऊष्मा देने पर बर्फ पिघली, परंतु उसका ताप नहीं बदला। ताप वही का वही रहा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी बर्फ की मात्रा जब पानी में बदल गई, फिर उसके बाद में फिर जो है ताप बढ़ना शुरू हुआ। तो फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये आपने इस ताप पर जो इस बर्फ को जो ऊष्मा दी थी वो ऊष्मा गई कहां? ये ऊष्मा कहीं नहीं गई, बल्कि ये ऊष्मा वहीं कहीं है ना। ये क्या हो रहा है? ये बर्फ की अवस्था बदलने में वहां लगी हुई थी, और ये बर्फ की जो अवस्था बदलने में लग रही है, मतलब ठोस को किस में बदल रही है? द्रव में बदल रही है। इस ऊष्मा को ही कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं इसको? संगलन की गुप्त ऊष्मा, जो अवस्था परिवर्तन के काम आ रही है। बर्फ को किस में बदल रही है? पानी में बदल रही है। संगलन समझ रहे हैं? संगलन मतलब गलन की प्रक्रिया। गलन की जो प्रक्रिया है, मतलब ठोस जब द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। तो ये संगलन की गुप्त ऊष्मा है कि ये बर्फ जो पानी में बदल रहा था, तो ये जो संगलन हो रहा है बर्फ का पानी में बदलना,
इसकी गुप्त ऊष्मा है। मतलब ये जो अवस्था बदल रही है, इस अवस्था को बदलने में जो लगी हुई ऊष्मा है उसे हम कहेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। और एक और मजेदार बात अभी आपको यहां दिखाई दे रही है कि ये जो पानी में जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ है जो यहां से चली है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ये यहां तक, तो डेफिनेटली आपको यहां दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में तो ऊष्मा ज्यादा है, परंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ भी का भी ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी उसका भी ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु बर्फ में ऊष्मा कम है और पानी में ऊष्मा क्या है, ज्यादा है। इसी से पता चल रहा है कि ये जो है, ये जो गुप्त ऊष्मा है, मतलब ये ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में लग गई या लग रही है। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए, अब ये तो पानी में बदल गई, पानी आप गर्म करते रहे, गर्म करते रहे और आप आ गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, यह है जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं 373 केल्विन। ठीक है ना। अब उबलते हुए जल का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां आप देख रहे हैं और आप आपने और ऊष्मा दी। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तो हो गया उबलते जल का, आप ऊष्मा दे रहे हैं, आप और ऊष्मा दे रहे हैं। देखिए, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपने और ऊष्मा दी, पर आप यहां एक मजेदार बात देख रहे हैं कि पानी उबल रहा है, भाप में बदल रहा है, पानी उबल रहा है, भाप में बदल रहा है, लेकिन जब तक पानी है, मतलब पानी की थोड़ी सी भी मात्रा है, तो जो भाप है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या भाप का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। मतलब क्या हुआ कि उबलते जल का तापमान जो है वो वही है, इसे आपने ऊष्मा दी। ठीक है, तो ये वाष्प या भाप बनती रहती है, परंतु ताप वही रहता है। इस प्रकार यहां भी क्या हो रहा है, ये जो ऊष्मा आप दे रहे हैं, यहां भी आप जो ऊष्मा दे रहे हैं, इसको आप जो गर्म कर रहे हैं, वो उससे ताप नहीं बदल रहा है, ताप तो वही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर ये ऊष्मा कहां जा रही है, ये भी अवस्था परिवर्तन में काम आ रही है। मतलब पानी किस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। जब पूरा पानी भाप में बदल जाता है, तब फिर आपके द्वारा जो दी गई ऊष्मा है वो इस तरीके से फिर जो है टेम्परेचर को बढ़ाने के काम आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन के काम आई, मतलब पानी को भाप बनाने में काम आई है, ये है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि यहां वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है, तो इसे हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो डेफिनेटली हम गुप्त ऊष्मा से एक बात समझे कि जो गुप्त ऊष्मा है वो कहीं ना कहीं, मतलब वो चाहे आप बर्फ से पानी बना रहे हो, चाहे आप पानी से भाप बना रहे हो, अवस्था परिवर्तन में काम में आ रही है। तो ये जो अवस्था परिवर्तन में काम में आ रही ऊष्मा है, इसे ही हम लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यहां पर इसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, तो यहां हम इसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। मतलब आप देख लीजिए कि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, पिघल रही है, टेम्परेचर फिर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पिघल रही 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब तक कि पूरे पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप गर्म कीजिए, जब आप गर्म करेंगे तो ताप बढ़ेगा। मतलब ये जो यहां से है कि समान ताप और बढ़ती हुई ऊर्जा, एनर्जी बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर सेम है। और ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 0 0 0 है ना। तो ये जो यहां आप ऊष्मा दे रहे हैं और फिर भी ताप नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो आपने ऊष्मा दी है डेफिनेटली। अब यहां देखिए, यहां मैंने अभी हाल आपसे चर्चा की थी कि यहां जो एनर्जी है, मतलब बर्फ में जो एनर्जी है और उतने अमाउंट के पानी में जो एनर्जी है, तो किसमें एनर्जी ज्यादा है, पानी में एनर्जी ज्यादा है, परंतु टेम्परेचर दोनों के क्या है, सेम है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, हम यही तो बात कह रहे हैं कि इसको इससे कन्वर्ट होने में जो एनर्जी लगी है वही उसकी क्या है, गुप्त ऊष्मा है। तो मेरे ख्याल से गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम चाहें तो इसको डेफिनेशन के रूप में थोड़ा सा और देख लेते हैं, ताकि बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएं। ठीक है, मैं उसको वहां भी क्लियर करने का प्रयास आपको करूंगा। आइए देखते हैं। देखिए, अब गुप्त ऊष्मा पर बात कर रहे हैं, तो चलिए अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि आपने कहा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस है, ठीक है, और मान लीजिए वही आप ठोस, वही अपन बात कर रहे थे बर्फ की, है ना। और वायुमंडलीय दाब तो हमने इसलिए शब्द यूज कर लिया क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर जो प्रेशर है, मतलब दाब जो है ना, दाब के बढ़ने से भी क्या होता है,
अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, दाब के बदलने से अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो हमने इसलिए फिक्स कर लिया कि वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इतना आपको रटने की जरूरत नहीं है। वायुमंडलीय दाब का मतलब ये है कि ऐसा दाब जो पूरी प्रक्रिया के दौरान समान रहेगा। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस, अब यहाँ 1 kg का भी कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, मतलब वो है कि जो अमाउंट आपने एक बार ले लिया है, चाहे बर्फ ली है, तो वो फिक्स है, मतलब उसको कम ज़्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, अब 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब वही अगर आपने बर्फ लिया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जो बर्फ है वो पानी में बदलेगी, तो पानी में बदलने के लिए उसको जो अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, अब यहां एक शब्द बढ़ गया वायुमंडलीय दाब और 1 किलोग्राम ठोस, तो कोई बात नहीं, ये हम हमारे कुछ मेजरमेंट्स ले रहे हैं कि भाई हम वायुमंडलीय दाब पर फिक्स हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मात्रा जो है वो भी फिक्स है। लेकिन आपने जो डेफिनेशन है मूल रूप से वो क्या है, ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, मतलब ये देखिए यहां आपका ये बर्फ पिघल रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है, लेकिन अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या हो रहा है कि ये संगलन की गुप्त ऊष्मा यहां काम आ रही है। मतलब जो आप ऊष्मा उसको दे रहे हैं वो एक्चुअली संगलन की गुप्त ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन के काम आ रही है। अर्थात ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए जो गुप्त ऊष्मा है उसे ही हम क्या कहेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब आप एक बात और समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो जल के कण हैं वो जल के कणों ने यहां ज्यादा ऊष्मा क्यों है, अब किसकी ऊष्मा ज्यादा है, तो आप कह रहे हैं यहां जल के कणों की ऊष्मा ज्यादा है। यही कहा ना आपने कि यहां पर क्या है, ये जो जल है इस जल के कणों की जो ऊष्मा है, मतलब अभी अगर आप ये पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट हो जाए तो जो जल के कणों की जो ऊष्मा है ना, मतलब जल के कणों की जो एनर्जी यूं कह सकते हैं ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो बर्फ के जो कण हैं उनकी ऊष्मा है ऊर्जा से क्या है, थोड़ी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जल के कणों ने क्या किया कि संगलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में क्या कर लिया है, अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल के कण है, ये भी मान लीजिए बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदले, ठीक है, तो जो पानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें क्या है, उसकी ऊर्जा ज्यादा है। उसकी ऊर्जा ज्यादा क्यों है कि उसने संगलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, ले ली है ना, तो उसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। लेकिन गुप्त ऊष्मा क्या है, अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा लगी है वो गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जब पानी में बदली तो हम कहेंगे ये संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा हुआ है, संगलन की गुप्त ऊष्मा वहां यूज हो गई। तो वो आपकी वही डिफरेंस जो है यहां बन के आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं हमारी जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसको ले लेते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल मैं सेम बना रहा हूं यहां पे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव, देखिए मैं इस डेफिनेशन को और इस डेफिनेशन को आप देखिए बिल्कुल सेम बना दी मैंने। देखिए आप कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक, अब आप बता दीजिए वायुमंडलीय दाब पर क्या करना है, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम द्रव ले लिया आपने, वही वायुमंडलीय दाब ले लिया, इससे तो कोई ज्यादा मतलब है नहीं, है ना, वो सिर्फ अवस्थाओं। अब अवस्था परिवर्तन की बात देखो आप कि द्रव को किसमें बदल रहे हैं, वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहां हमने कहा था कि ठोस द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। यहां हमने कहा कि जो बर्फ है वो पानी में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। और यहां हमने कहा कि जो द्रव है मतलब पानी है वो भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। मतलब द्रव वाष्प अवस्था परिवर्तन करना है तो गुप्त ऊष्मा को क्या कहेंगे हम, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और एक बात और समझी हमने कि चूंकि उसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में एनर्जी मिली हुई है तो इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें मतलब 373 केल्विन पर, तो भाप के कणों की जो ऊर्जा होगी वो उसी तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्व किया हुआ है।
इसलिए उसकी ऊष्मा क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमने अभी ग्राफ में भी देखा था। और यही कारण है कि आपको अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर भाप आपको अगर स्पर्श करना हो, महसूस करें, तो आप देखेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप से हम अधिक जल जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल की तुलना में, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से गुप्त ऊष्मा का यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन जिसे हम कहते हैं, 9th साइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है चैप्टर 1 का। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या है और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को हम एक प्रयोग के द्वारा भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ऊर्ध्वपातन। हमें पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जब ठोस अवस्था में है और अगर उस पदार्थ को हम ऊष्मा दे देते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदलने लगता है, और द्रव अवस्था से ऊष्मा देने पर वह गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, अर्थात ऊष्मा पाकर अवस्था का परिवर्तन होने लगता है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब तापमान बढ़ता है तो ठोस अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से वह गैसीय अवस्था में जाने लगता है। और ठीक उसी समय यदि शीतलता आती है, तापमान में कमी होती है, तो ऐसे में वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में बदलने लगता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि ठोस ऊष्मा लेकर या ताप बढ़ेगा तो द्रव में बदलेगा, और ताप बढ़ेगा या ऊष्मा लेगा तो वो गैसीय अवस्था में जाएगा। जब ठंडा होता जाएगा तो गैसीय से द्रव और द्रव से पुनः क्या होगा, ठोस बनेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन जो है, सब्लिमेशन, एक अलग तरह की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीच की स्टेप है द्रव अवस्था वाली, ये बीच की स्टेप हट जाती है, मतलब इसको बाईपास कर दिया जाता है। बाईपास कैसे कर दिया जाता है कि गर्म करने पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सभी पदार्थ नहीं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। मतलब ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं, वो गैस अवस्था में बदल जाते हैं। आपने जैसे ठोस अवस्था में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें आपने गर्म किया, जैसे कपूर है, ठीक है, कपूर है, नैफ्थलीन है ना। इनको अगर आपने ठोस अवस्था में गर्म किया तो ये ठोस अवस्था से सीधे क्या करेंगे, ठोस अवस्था से ये सीधे क्या करेंगे, गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। और अगर इन्हें आपने ठंडा किया या इनको शीतलता प्रदान की, ठंडा किया, तो ये फिर से जो है गैसीय अवस्था से कहाँ आ जाएंगे, ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। मतलब ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेंगे। ठोस से सीधे गर्म किया तो गैसीय अवस्था में, और गैसीय अवस्था से अगर ठंडा हुआ तो सीधे ठोस अवस्था में। तो इस प्रक्रिया को, ये जो ठोस से सीधे गैस बनने की जो प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना, सब्लिमेशन, कि ठोस से सीधे गैस बन गया, द्रव नहीं बना, है ना। तो ये कहलाता है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थ जैसे आयोडीन है, कपूर है, नैफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो अभी हमने कपूर का एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश की थी कि कपूर जो है अगर ठोस अवस्था में है और अगर आपने उसको ऊष्मा दी या गर्म किया तो वो सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, मतलब वो द्रव अवस्था में नहीं आता है। तो ये जो बात है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, और अगर वापस से अगर आपने ठंडा किया तो गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आता है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले जो पदार्थ हैं, आयोडीन, कपूर, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां निकल कर आती है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, क्या उसका संबंध भी ऊर्ध्वपातन से है? तो इसका जवाब ये है कि जब आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं, तैयार होता है, तो वो उसका जब कलेक्शन होता है वो उच्च दाब पर होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। लेकिन जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है ना, 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब हो जाता है ना, वायुमंडलीय दाब का जो हमारा मात्रक है वो पास्कल।
तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो फिर ऐसे में क्या होगा कि ये जो ठोस CO2 है ये द्रव अवस्था में बदले बिना, ये जो ठोस CO2 है जिसको आपने उच्च दाब पर संग्रहित किया जाए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम कह रहे हैं वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो जाए तो फिर ये क्या है कि जो ठोस CO2 है ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर फिर देखिए ठोस CO2 और ठोस CO2 सीधे किस में बदल गया, गैसीय अवस्था में बदल गया। मतलब ये ऊर्ध्वपातन का गुण उसने प्रदर्शित कर दिया। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को इसी कारण से शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ये ठोस CO2 जो है ये द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे किस में बदल जाता है, गैस अवस्था। मतलब ठोस CO2 सीधे गैस में बदल जाता है और यही कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। अरे हाँ, आपने ये नैफ्थलीन की जो बॉल्स हैं इनको तो आपने देखा होगा, है ना, सफ़ेद सफ़ेद गेंदों जैसा ये नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं। और आपने देखा होगा कि नैफ्थलीन बॉल्स को कहीं पे हम डालते हैं या रखते हैं तो थोड़े समय बाद ये क्या होती है, गायब हो जाती है वहाँ से। मतलब नैफ्थलीन को अगर आप रखा रहने दें तो कुछ समय बाद ये, मतलब कुछ भी ठोस पदार्थ वहाँ नहीं बचता, वो गायब ही हो जाती है। मतलब कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो उसका क्या कारण है, क्योंकि इसमें जो नैफ्थलीन है इसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। तो जब नैफ्थलीन को ऊष्मा मिलती है तो जो ठोस है ये ठोस सीधे गैस में बदल जाती है बिना द्रव में बदले। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब ठोस सीधे गैस में बदले, है ना, अब आप समझ गए कि द्रव अवस्था को बाईपास करना है। मतलब ठोस सीधे अगर गैस में बदले तो हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन है। और ऐसा नैफ्थलीन की बॉल्स में भी होता है कि ये जो ठोस नैफ्थलीन बॉल्स है वो सीधे किस में बदल जाती हैं, वो सीधे गैस में बदल जाती है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि यार ये नैफ्थलीन बॉल्स यहाँ पड़ी थी और कहाँ चली गई, गायब हो गई है। तो ऐसा ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहने का भी यही कारण है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो जो ठोस CO2 है वो सीधे गैस में बदल जाता है ना। तो वो सीधे किस में बदलता है, गैस में बदल जाता है। तो हमने ऊर्ध्वपातन में सीखा कि ठोस अवस्था से सीधे अगर गैसीय अवस्था में चले गए या गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में अगर आप डायरेक्ट आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन है। चलिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण लेते हैं जो पुस्तक में भी दिया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन समझाइए। तो सपोज मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन आपको समझाना है, ठीक है, ये प्रयोग एग्जाम में भी आ सकता है कि आप इसका ऊर्ध्वपातन बताइए। तो पहले तो सीधी सी बात एक समझ लीजिए कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन का सीधा मतलब यह है कि जब आप इसको ऊष्मा देंगे तो ये क्या होगा, ऊष्मा देने के बाद ठोस से सीधे किस में बदलेगा, गैस या वाष्प, जब गैस अवस्था में बदल जाएगा मतलब इसकी वाष्प बन जाएगी, सीधी बात। तो वो ये हो गया इसका ऊर्ध्वपातन। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप भी सोच लीजिए, गर्म करना पड़ेगा, एक बर्तन लेना पड़ेगा, उसमें कपूर या अमोनियम क्लोराइड को रखना पड़ेगा, फिर गर्म करना पड़ेगा और गर्म करने के बाद देखना पड़ेगा कि ये सीधे वाष्प में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, फिर ये ठंडा होने पे ठोस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं, ठोस लेंगे, ठोस अमोनियम क्लोराइड या ठोस कपूर लेंगे, गर्म करेंगे, वाष्प बनेगी, ठंडा होगा, ऊपर जाने पर ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से ठोस बनना चाहिए, बस बात खत्म। इतना हो जाए तो आप कह दीजिएगा कि ये हमने ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित कर दिया। तो हमने यहाँ क्या किया है, हम जो ले रहे हैं वो क्या है कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण एक चीनी मिट्टी की प्याली में लेंगे। चीनी मिट्टी की प्याली है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हमने अमोनियम क्लोराइड या कपूर का हम यहाँ चूर्ण ले रहे हैं, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड या कपूर का आपने चूर्ण ले लिया। अब मैं बार बार कपूर नहीं कहूँगा, अमोनियम क्लोराइड से ही बात करूँगा। तो अमोनियम क्लोराइड या कपूर का आपने यहाँ चूर्ण ले लिया चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर। ये चीनी मिट्टी की प्याली है और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण ले लिया। फिर क्या किया, कीप लिया आपने, इस तरीके से कीप लेके कीप को उल्टा जो है इस प्याली के ऊपर उल्टा ढक दिया इस कीप से, ठीक है, ये उल्टा आपने इसको इस पे रख दिया, ठीक है। और बर्नर की मदद से, है ना, चीनी मिट्टी की प्याली मतलब वही चाइना डिश है ना, ये चाइना डिश है, ये रेड में जो दिख रहा है आपको ये चाइना डिश है। और चाइना डिश के अंदर या चीनी मिट्टी की प्याली में क्या लिया आपने, अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण लिया और उल्टी क्या रख दी, इस पर कीप रख दी, फनल को इस पर उल्टा रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब बर्नर की मदद से आपने क्या किया, आपने बर्नर की मदद से क्या किया, इसको आप धीरे धीरे चाइना डिश को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्नर की मदद से जब आप इस चाइना डिश को गर्म करते हैं तो क्या होता है देखिए आप, और उस जब आप गर्म करेंगे उसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जगह इसको देखिए आप, ये यहाँ एक जो रुई है ना, उस रुई को आप यहाँ पे इस तरीके से एक टुकड़े को यहाँ इस तरीके से फंसा देंगे ताकि ये जो है बाहर नहीं निकलने पाए, यहाँ से जो भी वाष्प वगैरह होगी तो वो बाहर नहीं निकले, इसलिए रुई का टुकड़ा आपने यहाँ लगा दिया और ये उल्टा रखा हुआ कीप हो गया, ठीक है। ये पूरी व्यवस्था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये बर्नर हो गया, यहाँ ये हमारा बर्नर है, बर्नर के बाद में यहाँ ये
स्टैंड है, ये बर्नर हो गया, ये बर्नर है, ये स्टैंड है, ये चीनी मिट्टी की प्याली है, अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण ले लिया आपने, उल्टा कीप रख दिया, रुई का टुकड़ा ऊपर से लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या, देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ हमने क्या क्या किया, ठीक है। और ये सब क्यों किया हमें पता है, हमने मात्र इसलिए किया है कि हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद क्या होगा, ये वाष्प में बदलेगा, ठंडा होगा तो ये वापस काई में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, तो हम कह देंगे इसने ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित कर दिया। हम भी जानते हैं कि जब आप कपूर को गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदलेगा, और अगर आप मान लीजिए ऊपर आपने उसमें उसकी वाष्प को इकट्ठा करने की कोशिश की तो वो फिर से ठोस में बदल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड या कपूर के ऊर्ध्वपातन का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन प्रयोग को चूंकि हमें प्रदर्शित करना होता है, इसलिए उसको व्यवस्थित तरीके से देखिए, आप चित्र के माध्यम से हमने प्रदर्शित किया है कि अब आपने अमोनियम क्लोराइड का या कपूर का चूर्ण आपने एक चीनी मिट्टी की प्याली में लिया है, ये चीनी मिट्टी की प्याली रेड वाली, और ये यहाँ देखिए ये इस तरीके से मैंने अमोनियम क्लोराइड या कपूर के चूर्ण को दर्शाया। आप भी एग्जाम में ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर कीप को आपने यहाँ उल्टा रख दिया और रुई का टुकड़ा आप इस तरीके से यहाँ लगा दीजिएगा ताकि ये पैक हो जाए, और यहाँ आपने ये बर्नर और ये स्टैंड आपने लिया हुआ है। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ देखिए ये यहाँ क्या होगा, ये वाष्प बना हुआ अमोनियम क्लोराइड ये यहाँ आएगा, ये वाष्प बना हुआ अमोनियम क्लोराइड इस तरीके से ये ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है ना। तो ये वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है, मतलब द्रव नहीं बनेगा। अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण जब आप यहाँ इसको गर्म करेंगे चाइना डिश को, तो ये द्रव नहीं बनेगा, बल्कि ये वाष्प बनकर इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये यहाँ ऊपर जाने पर ये ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ये यहाँ इस तरीके से ये आपका ठोस अवस्था में ये इस बर्तन की दीवार के ऊपर यहाँ ये लग जाएगा। ये यहाँ देखिए बर्तन की दीवार पर ठोस अवस्था में अमोनियम क्लोराइड आपका जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो कीप है इसकी आंतरिक दीवार के ऊपर ये अमोनियम क्लोराइड आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो इससे आप समझ गए कि जब आपने अमोनियम क्लोराइड या कपूर के चूर्ण को ठोस अवस्था में आपने उसको गर्म किया तो वो वाष्प बना, और वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाने पर थोड़ा ठंडा हुआ, तो ठंडा होकर वापस वो ठोस अवस्था में बदल गया। तो क्या हुआ देखिए आप कि ठोस अमोनियम क्लोराइड फिर वो ठोस अवस्था से किस में बदला, गैस अवस्था में, ठंडा करने पर वो किस में बदल गया, वापस ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो गया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसे ही तो हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये ऊर्ध्वपातन हो गया, अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन। आप इस प्रयोग को अगर आपको अमोनियम क्लोराइड या कपूर के प्लेस पर नेफ्थलीन, आयोडीन या एंथ्रासिन वगैरह कुछ भी कहें, तब भी आपको इसी तरीके से इस प्रयोग को संपन्न करना है। केवल ये शब्द बदल देना है यहाँ पर, या तो अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन या एंथ्रासिन, इस तरीके से आप इस प्रयोग को संपन्न करेंगे। और हाँ, एक और मजेदार बात मैं यहीं आपको बता देता हूं कि कभी वो कहे कि नमक को इन सब पदार्थों से, मतलब अमोनियम क्लोराइड या कपूर या इनसे अलग करना है, तो नमक और कपूर का मिश्रण है, मान लीजिए नमक या अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है और पृथक करना है, पूरा प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है ना, पूरा प्रोसीजर रहेगा और अमोनियम क्लोराइड इस तरीके से पृथक हो जाएगा, नमक यहाँ रह जाएगा। तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन है। बाकी हम अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 9 साइंस में हम पढ़ते हैं कि वाष्पीकरण क्या है और वाष्पीकरण की दर किन किन बातों पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण क्या है कि क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर, मतलब जब क्वथनांक कौन सा ताप होता है जिस पर द्रव उबलता है, तो द्रव के उबलने से भी कम तापमान पर, मतलब उसके पहले ही द्रव के वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। मतलब क्वथनांक से भी कम ताप पर द्रव वाष्प में बदलने लगता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे बर्तन में अगर अपन पानी खुला छोड़ दें तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, मतलब द्रव किस में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है, जबकि वो उस समय उबल नहीं रहा होता है। तो परिभाषा इस तरीके से बनी कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, तो हम उसको प्रभावित करने वाले कारकों को इस रूप में पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण की दर किस किस के साथ बढ़ती है। मतलब वाष्पीकरण की दर मतलब जल्दी वाष्पित होना समय के साथ, तो वो किसके साथ वो ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब वो वाष्पीकरण की दर किस किस के साथ बढ़ती है। जैसे अब पहली बात कि सतह का क्षेत्र बढ़ने पर,
सतह का क्षेत्र बढ़ने पर मतलब वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, एक सरफेस वाली प्रोसेस है कि जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, तो कपड़े अगर आपने फैला दिए, एक कपड़े सिकुड़े हुए इकट्ठे किए हुए पड़े हैं और अगर आपने उसको फैला दिया तो फैला देने से सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। ये कपड़े फैला दिया आपने तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा। जब हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फैलाकर सुखाते हैं, तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपने कपड़े फैलाकर सुखाए तो वो जल्दी से कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। कपड़े का एग्जांपल आप दिमाग में रखिएगा। दूसरा है तापमान में वृद्धि या तापमान बढ़ने पर। निश्चित रूप से जब तापमान बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कण हैं, द्रव के जो कण हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। मतलब तापमान के बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो द्रव के कण हैं उनको पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलती है तापमान के बढ़ने से और उससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो हमें तो मालूम है ना, धूप में कपड़े अच्छे सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं, है ना। जब मौसम ठंडा होता है तो वो थोड़े देर से सूखते हैं। तो हम समझ गए कि तापमान के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। तीसरी बात, वायु की गति बढ़ने पर। वायु की गति बढ़ने पर भी क्या होता है, हमें पता है कि जब वायु तेज चलती है तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि वायु के तेज होने पर क्या होगा, जैसे ही तेज वायु चलती है तो क्या होता है, जो जलवाष्प के कण है वो वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। और जब जलवाष्प की मात्रा घट गई तो मतलब आप समझिए कि फिर वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आर्द्रता में क्या हो जाएगी, उस समय कमी आ जाएगी। तो खैर आर्द्रता में कमी हम अलग बिंदु भी बनाएंगे, पर हम कह सकते हैं कि वायु की गति जब बढ़ती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। उसका कारण है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है कि वायु जब तेज हो जाती है तो जो जलवाष्प के कण है वो वायु के साथ क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब जलवाष्प के कण जब वायु के साथ उड़ गए तो फिर आसपास क्या हो गई, जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब आसपास जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी तो फिर क्या होगा, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो जलवाष्प के कण हैं वो वायु के तेज होने से वायु के साथ उड़ जाते हैं और आसपास जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, घट जाती है और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है उसके अनुरूप। उसके विपरीत हम कह सकते हैं कि जलवाष्प की मात्रा घटी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ी। फिर चौथी बात जो है वो है आर्द्रता में कमी पर। एक्चुअली आर्द्रता क्या है, आर्द्रता वही बात मैं कह रहा था कि जो वायु में जो मौजूद जलवाष्प होती है उसकी मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। तो यहां भी तो वही हुआ कि जलवाष्प की मात्रा घटी तो फिर वाष्पीकरण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। तो आर्द्रता में कमी मतलब वही कह रहे हैं, आर्द्रता में कमी का मतलब है जलवाष्प की मात्रा का घटना, क्योंकि जो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। तो हमारे आसपास अगर हम एक निश्चित ताप पर बात करें तो हमारे आसपास निश्चित मात्रा में जलवाष्प होती है, मतलब वो आर्द्रता रहती है। लेकिन जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अगर कम हो जाए, मतलब आर्द्रता में क्या हो जाए, कमी हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, वायु में जल के कण कम हुए मतलब जलवाष्प की मात्रा कम हुई, मतलब आर्द्रता में क्या हो गई, कमी हो गई। तो आर्द्रता में अगर कमी हुई तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आर्द्रता में कमी पर भी क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने या वाष्पीकरण की दर सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ती है, तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, वायु की गति बढ़ने पर बढ़ती है और आर्द्रता में कमी पर बढ़ती है। तो इस तरीके से ये वाष्पीकरण की दर 4 बातों पर निर्भर करती है। अब इसमें कुछ बच्चे शॉर्टकट में अगर ट्रिक याद करना चाहे तो वायु सतह आ, वायु सतह या वायु आ सतह, जो भी वो लिखना चाहें। तो वायु से क्या होगा, वायु की गति, स से सतह का क्षेत्रफल, ता से ताप और आ से आर्द्रता। तो वायु आ सतह या आ सतह वायु या वायु सतह, जैसा भी वो बोलना चाहें, तो ये 4 पॉइंट उनको इससे याद रह जाएंगे कि वायु की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और आखिरी में आप बोलेंगे आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। साथ ही
वाष्पीकरण के दौरान हम देखते हैं कि आसपास शीतलता आ जाती है, मतलब ठंडक आ जाती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आ जाती है, इस बात को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वाष्पीकरण जब होता है तो ऊर्जा कम हो जाती है। तो जब ऊर्जा कम होती है तो इसको प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब वाष्पीकरण होता है तो डेफिनेटली जो द्रव है उसकी सतह पर जब ये वाष्पीकरण होता है तो वहाँ एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो आसपास से क्या करते हैं, एनर्जी को या ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं, आसपास से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिससे उसके आसपास क्या आ जाती है, शीतलता आ जाती है या ठंडक महसूस होती है। क्लास 9th में और छोटे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलें। जीके में भी अक्सर ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा आज कि आप सीधे सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में बदल लेंगे। सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए कि जो तापमान का एसआई पद्धति में या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक है वो क्या है, केल्विन है। और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम बर्फ का गलनांक कहते हैं उसका मान 273.16 केल्विन या 273 केल्विन 273 केल्विन के इक्वल कहा जाता है। तो ये बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सी और इसका मान 273 केल्विन के बराबर होता है। और केल्विन क्या है, तापमान का एसआई पद्धति में मात्रक है। अब हम अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 0 डिग्री सी जो है 273 केल्विन के बराबर है और आप सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो जो ये मान दिया हुआ है इसमें जस्ट आप 273 को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे यहां दिया 25 डिग्री सी तो इसमें आपको केवल 273 को ऐड करना है। 273 को ऐड करके और डिग्री सी की जगह आप के लगा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 273 और 25 298 केल्विन। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदलना है। जैसे सेल्सियस की वैल्यू है 373 डिग्री सी, इसको आप केल्विन में बदलना चाहते हैं, बिल्कुल जस्ट कुछ मत कीजिए, केवल 273 को ऐड कीजिए। तो 373 में 273 को ऐड किया तो ये आपका बन जाएगा 646 और डिग्री सी के प्लेस पर आप केल्विन लिख देंगे। तो आपको बहुत सिंपल बात यहां पर बहुत स्पष्ट हो गई होगी कि जो भी मान डिग्री सी में दिया है, जो भी मान डिग्री सी में दिया वो चाहे 25 डिग्री हो चाहे 373 डिग्री हो, उसमें 273 को आप ऐड कीजिए। देखिए मैंने 273 को ऐड किया और जो भी वैल्यू आती है उसके आगे आप केल्विन लगा दीजिए, के लगा दीजिए। तो इस तरह से आप सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो उसमें आप जो दिया गया मान है उसमें 273 को जोड़ दीजिए और आगे के लिख दीजिए। और अगर आप केल्विन से सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो इसका बिल्कुल विपरीत करना पड़ेगा आपको। जैसे 293 केल्विन दिया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल जस्ट सिंपली 273 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 273 जब आप 293 में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी। आपने क्या किया, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को माइनस किया है और के प्लेस पर सी लिख दिया। यहां भी ये देखिए 470 केल्विन लिखा है। क्या करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, 273 को माइनस करेंगे। ये देखिए 273 आपने माइनस किया, 273 माइनस करते ये हो जाएगा 197 डिग्री सी। तो इस तरह से आपने क्या किया कि जब केल्विन से सेल्सियस में बदला तो जो भी केल्विन में मान है उसमें से 273 घटाकर आपने क्या किया, आगे सी लगा दिया। तो केल्विन की वैल्यू में से 273 माइनस किया तो डिग्री सी की वैल्यू आ गई और डिग्री सी की वैल्यू में 273 प्लस किया तो केल्विन की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस जस्ट 273 जोड़कर या 273 घटाकर आप कर सकते हैं। जब आपको डिग्री सी से के में जाना हो तो 273 को जोड़ दीजिएगा और जब के से डिग्री सी में जाना हो तो 273 को आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 0 डिग्री सी की वैल्यू 273 केल्विन होती है और केल्विन ताप का एसआई पद्धति में मात्रक है। धन्यवाद।